हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लीड कोड का एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम, ऑल नोड्स डिस्टेंस की इन द बाइनरी ट्री। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है ना, एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है और एक टारगेट नोड दिया हुआ है। उस टारगेट नोड के साथ साथ हमें ये हो गया हमारा टारगेट नोड जो कि है 5। टारगेट नोड के साथ साथ एक डिस्टेंस के दिया हुआ है। अब हमें क्या बताना है कि इस टारगेट नोड से के डिस्टेंस पर जितने भी नोड्स अवेलेबल हैं उन सबको हमें एक वेक्टर में स्टोर करना है और उसे रिटर्न करना है। तो अगर जब मान लीजिए कि यहाँ पे टारगेट अगर 5 होता है और के अगर हमारा यहाँ पे 2 होता है, तो यहाँ पर 2 डिस्टेंस पे हमारे पास 3 नोड्स आ जाएंगे। पहला तो ये 7, दूसरा 4 और तीसरा 1। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जहाँ पर मैंने बताया था मिनिमम टाइम फॉर टू बर्न अ बाइनरी ट्री फ्रॉम अ गिवन टारगेट नोड, तो उसमें मैंने बताया था कि उस प्रॉब्लम को हम लोग ट्री को एक जो हमारा डायरेक्टेड ट्री है उसको हम लोग अनडायरेक्टेड ट्री में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वही एग्जैक्ट एल्गोरिथम, मतलब वो एग्जैक्ट टेक्निक हम यहाँ पर भी लगा के इस प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी नोड्स हैं हर नोड के लिए पेरेंट नोड का भी रेफरेंस स्टोर कर लेंगे। जैसे नोड 5 है तो नोड 5 से हम 3 पे जा सकते हैं, नोड 6 से 5 पे जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हर नोड जो है अपने पेरेंट नोड का भी रेफरेंस स्टोर करके रखेगा, जिससे क्या होगा ना कि हम BFS बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो फिर इसमें मैंने क्या किया कि अब आप किसी भी नोड से उसके चाइल्ड नोड पे जा सकते हो और चाइल्ड नोड से उसके पेरेंट नोड पे जा सकते हो। तो अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक BFS कॉल लगाएंगे। यहाँ पे हमें नोड ये डिस्टेंस के दिया हुआ है, हम BFS स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टारगेट नोड। अब ये इसके लिए लेवल 0 हो जाएगा। अब फिर लेवल 1 के लिए कॉल किया जाएगा, यानी कि 3, 6 और 2। तो यहाँ पर जो है हमारा लेवल हो जाएगा 1। अब अगेन मैं अगर 3 के लिए फिर से कॉल करूँ तो यहाँ पे लेवल हो जाएगा 2। और जब भी लेवल जो है हमारा के बराबर हो जाता है तो फिर हम उसे अपने आंसर वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। यानी कि मैंने पहले 1 स्टोर कर लिया। अब उसके बाद क्या है ना कि उसके नेबर को अगर मैं विज़िट करता हूँ जो कि विजिटेड नहीं थे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि डिस्टेंस बढ़ेगा ही। लेकिन फिर भी आप अगर जो है उन सबको ट्रैवर्स करते हो तो आपको जो लेवल मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा हमारे के डिस्टेंस से। तो ये तो हो गया इन सारे सब ट्री के लिए। फिर जब हम लोग वापस से 6 पर आए तो 6 से आगे कहीं जा नहीं सकते। फिर 2 पे आए तो 2 के बाद क्या होगा कि हमारा जाएंगे हम लोग 7 पे और उसके बाद 4 पे। तो 7 और 4 पे जो हमारा जो लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा 2। यानी कि हम 174 को अब स्टोर करके रिटर्न करा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग BFS या DFS दोनों ही एल्गोरिथम यहाँ पे काम करेंगे। दोनों एल्गोरिथम का यूज़ करके हम बड़े आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O ऑफ n। क्योंकि हम लोग क्या करें, यहाँ पर सारे ही नोड्स के लिए पेरेंट नोड का रेफरेंस स्टोर करके रख रहे हैं। और जो रिकर्सिव स्टैक का जो स्पेस लगेगा फंक्शन को, नहीं यहाँ पे रिकर्शन तो यूज़ नहीं कर रहे हैं फिलहाल, BFS का ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n हो जाएगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि बिना पेरेंट नोड के रेफरेंस से कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस प्रॉब्लम में मैंने आपको एक सब प्रॉब्लम में आपसे पूछूं कि हमारा जो टारगेट नोड है वो गिवन ट्री का, जैसे मैं यहाँ पे एक ट्री बना रहा हूँ, एक एग्जांपल के लिए ट्री बनाते हैं। अब जो गिवन ट्री है हमारा हमारा टारगेट नोड, अगर ये गारंटीड है कि हमेशा वो रूट नोड होगा ना, और फिर आपको बोल दे कि ये डिस्टेंस पे जितने भी नोड्स हैं उन्हें आंसर वेक्टर में स्टोर करो, तो ये आप बड़े आराम से प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का यूज़ करके कर सकते हो। जो के जो हमारा जो गिवन डिस्टेंस है उसको हर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल पे जो है डिक्रीमेंट करते जाओ। अगर सपोज अगर के 3 दिया है तो इनिशियली 5 पर 3 होगा, फिर 6 पे जाएंगे तो एक एक जब भी एक एक स्टेप डाउन जाएंगे ना तो उसे डिक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और फिर एक स्टेप नीचे गए तो यहाँ पे हो जाएगा 0 नोड 1 के लिए, और 9 के लिए भी हो जाएगा 0। तो जब भी के की वैल्यू 0 हो गई इसका मतलब कि रूट नोड से, यानी कि टारगेट मतलब हमारे टारगेट नोड से जो नोड है वो के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। तो इसे हम बड़े आराम से जो है अपने आंसर वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। तो ये तो हो गया सब प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं सब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस टेम्पलेट कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ।
और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब इस सब प्रॉब्लम में मैं क्या करूँगा कि हमारा जो आंसर वेक्टर है उसे बनाऊँगा पहले, और फिर इस फंक्शन का नाम दे देते हैं स्टोरर करके, जिसका काम है स्टोर करना के डिस्टेंस पर नोड्स को। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारा रूट नोड अगर नल पॉइंटर है तो फिर रिटर्न कर जाए, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों के लिए कॉल करेंगे। और जब भी मैं एक स्टेप डाउन जा रहा हूँ तो मैं के को डिक्रीज़ करूँगा। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट के लिए कॉल कर लिया, फिर राइट के लिए कॉल कर लिया। और मुझे एक चीज़ और चेक करनी होगी कि अगर हमारा के है वो ज़ीरो हो जाता है तो फिर मैं डायरेक्ट जो है उस नोड की वैल्यू को स्टोर कर लूँगा। और उसके नीचे अगर मैं फर्दर जाने की कोशिश करूँ ना, सपोज़ अगर यहाँ पे और भी नोड्स होते हैं 1 और 9 के नीचे और भी नोड होते हैं, सपोज़ यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पर 11 होता है, तो जैसे यहाँ तो हमें ज़ीरो मिल गया, अब नीचे जाने से हमारा जो लेवल वो और डिक्रीज़ ही होगा, तो वो तो हमारे के डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि इस ओरिजिनल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ, और आप ना यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो टारगेट नोड है वो 5 है और के जो है हमें 2 दिया हुआ है। तो जैसे हम क्या करेंगे ना, हर नोड के लिए उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों में कॉल करेंगे और ये सर्च करेंगे कि हमारा जो टारगेट नोड है ना, एक मिनट, तो हर नोड के ना हम एक काम करेंगे कि उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों में हम रिकर्सिव कॉल करेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ किस सब ट्री में हमें जो है हमारा टारगेट नोड मिल रहा है। तो जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि जब मैंने 3 के लिए लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों में कॉल किया, यानी कि इसमें और इसमें, तो फिर जहाँ भी जिस भी सब ट्री में मुझे टारगेट नोड मिलेगा ना, तो उसके लिए जब भी मुझे टारगेट अगर मिल जाता है तो फिर एक काम तो मैं करूँगा, हमारा जो स्टोरर फंक्शन था जो कि गिवन टारगेट नोड के नीचे यानी कि उसके सब ट्री में जितने भी के डिस्टेंस पर नोड्स हैं उसे वहाँ उन सबको जो आंसर वेक्टर में स्टोर करेगा। और ये काम जब हो जाता है ना, तो फिर हम इस टारगेट नोड का जो जो नोड उसे कॉल कर रहा है उसके लिए डिस्टेंस जो है उसे रिटर्न करेंगे। जैसे यहाँ पे तो 3 ने कॉल किया तो ये 1 रिटर्न कर देगा। अगर सपोज़ हमारा टारगेट नोड अगर 7 होता ना, तो सबसे पहले 3 5 के लिए कॉल करता, फिर 5 6 के लिए। अब 6 के लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो जब भी हमें टारगेट नोड नहीं मिला तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। ऐसे में ये पता चल जाएगा कि उसके लेफ्ट सब ट्री में हमें टारगेट नोड नहीं मिला, राइट में भी हमें नहीं मिला तो -1 रिटर्न कर देंगे। तो कभी भी हमें टारगेट नोड नहीं मिलता है तो फिर हम लेफ्ट में भी नहीं मिला, राइट में भी नहीं मिला, और जो गिवन नोड है मतलब करंट नोड है वो भी टारगेट नोड नहीं है, तो सीधे -1 यहाँ पे मिल गया। तो 5 को पता चल गया कि उसके लेफ्ट सब ट्री में तो हमें टारगेट नोड नहीं मिल रहा है। तो अब वो क्या करेगा ना, अब वो अपने राइट सब ट्री में कॉल करेगा। राइट सब ट्री में जब उसने कॉल किया तो फिर उसे 2 मिला, 2 भी नहीं है हमारा टारगेट नोड, तो वो 7 के लिए कॉल करेगा, उसके बाद 4 के लिए। तो सबसे पहले 7 के लिए कॉल करेगा, तो 7 तो हमारा टारगेट नोड मिल गया। अब 7 क्या करेगा, स्टोरर फंक्शन कॉल करेगा कि मैं टारगेट नोड जैसे अब मुझे हमें मिल चुका है, तो फिर अब उसकी सब ट्री में जो है के डिस्टेंस नोड्स को अब एक्सप्लोर करो। तो क्योंकि 7 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो वो क्या करेगा ना, डिस्टेंस रिटर्न करेगा अपने उस नोड को जिसने उसके लिए कॉल किया है, तो ये 1 रिटर्न कर जाएगा। अब ये 2 नोड क्या करेगा ना, अब इसको पता चल गया कि हमारा टारगेट नोड है वो 1 डिस्टेंस पर है, और सपोज़ हमें के 2 दिया हुआ था, तो अब 2 क्या करेगा, अब जो डिस्टेंस है उसे रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस कैसे करेगा, वो कहेगा कि मुझे मेरे लेफ्ट सब ट्री में तो टारगेट नोड मिल चुका है जो कि 1 डिस्टेंस पर है, और उसे खुद इंक्लूड करने पे एक और नोड का डिस्टेंस आ जा रहा है, तो के में से सब्ट्रैक्ट करके वो राइट सब ट्री में सर्च करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे तो देखा जाए तो ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये 2 खुद ही नोड होगा जो कि 2 नोड के डिस्टेंस पर अवेलेबल है। सॉरी गलत कह रहा हूँ, जैसे कि जैसे हमारा जो 7 नोड है ना, ये डिस्टेंस इसने रिटर्न किया 1, और यहाँ पे के तो हमें 2 दिया हुआ है, तो अब ये क्या करेगा ना, कॉल करेगा 7 को 7 का जो डिस्टेंस है वो तो 1 था, और फिर ये 2 अपना खुद का भी डिस्टेंस ऐड कर लेगा। अब ये क्या करेगा ना, 1 + 1 यानी कि लेफ्ट से जो उसे डिस्टेंस मिला प्लस वो नोड खुद भी तो एक नोड का जो है डिस्टेंस कंट्रीब्यूट करेगा ना, तो वो उसे रिटर्न करेगा। तो के में से वो डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो क्या आएगा 0। अब ये क्या करेगा ना, ये नोड अपने राइट में कॉल करेगा,
डिस्टेंस रिड्यूस करके। तो जब भी हमने 4 के लिए कॉल किया ना, तो अब ये स्टोरर फंक्शन 4 के लिए कॉल फिर हुआ, लेकिन स्टोरर फंक्शन कॉल तो हुआ लेकिन टारगेट नोड हमारा वहाँ पे 4 मिल जाएगा और जो नया डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो रूट नोड है ना स्टोरर फंक्शन के लिए, वही एग्जैक्टली 2 डिस्टेंस पर होगा, तो ये आंसर में स्टोर हो जाएगा 4। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा मैसी हो गया है। हाँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर टारगेट नोड 7 होता तो 2 डिस्टेंस पे मुझे 4 जो है हमारे आंसर वेक्टर में स्टोर हो जाता। अब फिर क्या कॉल होगा ना, मुझे पता है कि इस 2 नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री में 7 जो था हमारा वो 1 डिस्टेंस पर था, तो यहाँ से इसने 1 डिस्टेंस रिटर्न किया। अब ये जो है उसमें 1 डिस्टेंस और ऐड करके अपने कॉलर नोड को जो है ये डिस्टेंस रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस अब रिटर्न हो जाएगा 2। अब जब हम एग्जैक्टली 2 पर आ गए ना, मतलब 5 को पता है कि उससे 2 डिस्टेंस पे राइट सब ट्री में टारगेट नोड अवेलेबल है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि फिर से कॉल किया जाएगा। तो के क्या था इनिशियली 2, अब 2 माइनस 2 कर दिया आपने। अब 2 माइनस 2 कर दिया तो यहाँ पे तो 0 आ गया, इसका मतलब कि टारगेट नोड से 5 नोड ही जो है वो 2 डिस्टेंस पर अवेलेबल है। तो से ही 5 को जो है हम आंसर वेक्टर में अगेन स्टोर कर लेंगे, यहाँ पे नीचे 5 को स्टोर कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे ना हम, अब यहाँ पे सवाल ये आता है रिटर्न क्या करें। तो रिटर्न आप सीधे ना -1 कर दो। क्यों? क्योंकि अब टारगेट नोड से के डिस्टेंस का नोड हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अब हम उसके ऊपर जब भी जितने भी नोड्स पे जाएंगे ना, वहाँ पे डिस्टेंस तो इंक्रीज ही होगा, और उसका राइट सब ट्री तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब मैं क्या करूँगा ना, मैं सीधे यहाँ पे -1 रिटर्न कर दूंगा। तो 3 के लेफ्ट सब ट्री में जो है अब उसको पता चलेगा कि यार मुझे -1 मिला है। -1 का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्टली इस लेफ्ट सब ट्री में टारगेट मिला ही नहीं था। -1 का ये भी मतलब है कि अगर हमारा टारगेट नोड अवेलेबल था तो उससे जितने भी पॉसिबल के डिस्टेंस पे नोड्स थे वो सारे आंसर वेक्टर में स्टोर हो गए हैं। राइट पे भी कॉल किया जाएगा तो क्योंकि यहाँ पे टारगेट नोड है ही नहीं, क्योंकि टारगेट नोड तो 7 था, तो यहाँ पे भी अगेन -1 रिटर्न हो जाएगा। तो अब ये जो 3 जो है नोड, ये अगेन इस फंक्शन कॉल के लिए -1 रिटर्न कर देगा। तो चलिए देखते हैं कि इस एल्गोरिथम को कोड कैसे करना है। तो इसको करने के लिए मैं एक सॉल्वर फंक्शन बना लेता हूँ, सॉल्वर नाम का, जिसमें मैं पैरामीटर्स दूंगा रूट और फिर उसके बाद टारगेट और फिर उसके बाद डिस्टेंस के। अब जब भी ना हमें हमारा जो रूट है वो नल पॉइंटर के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब टारगेट नहीं मिला, तो आप सीधे -1 रिटर्न कर दो। और अगर हमें टारगेट हमारा मिल जाता है, रीच द टारगेट, तो इसे कैसे पता लगाएंगे। तो अगर रूट हमारा अगर टारगेट के बराबर है तो फिर आप ना सबसे पहले ये स्टोरर फंक्शन कॉल करो। यहाँ पे के डिस्टेंस पास कर दो और फिर रिटर्न कर दो 1, यानी कि अब जो भी नोड जिस भी फंक्शन कॉल के लिए ना ये टारगेट नोड आया होगा उससे ये 1 डिस्टेंस रिटर्न हो जाएगा। तो इससे क्या होगा ना कि अब रिकर्सिवली जब हम लोग ऊपर जाएंगे, यानी कि जो फंक्शन कॉल हो चुका है उसके बाद जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो ये इससे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। तो अगर टारगेट नोड नहीं मिलता है तो फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों में ही एक्सप्लोरेशन करेंगे। उसी तरह राइट में भी कर लेते हैं। और फिर अगर हमें चेक करना हो कि क्या हमें टारगेट जो है लेफ्ट सब ट्री मिला, टारगेट इन लेफ्ट सब ट्री, तो फिर मुझे क्या चेक करना होगा कि हमारा जो लेफ़्ट है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अगर कुछ भी हमें डिस्टेंस लेफ्ट सब ट्री में मिला तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब मुझे जो है फर्दर कॉल करना पड़ेगा राइट सब ट्री के लिए और डिस्टेंस रिड्यूस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ना मैं ये चेक कर लूँगा कि इफ़ लेफ्ट इक्वल टू के। यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है हमें। जैसे हमारा नोड 5 था और ये टारगेट हमारा 7 है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस 1 रिटर्न हुआ इसे, और ये जो नोड रिटर्न करेगा ना वो अगेन यहाँ पे 1 + 1 2 रिटर्न कर देगा। तो जो भी वैल्यू मुझे रिटर्न हुई राइट सब ट्री में, अगर जो भी डिस्टेंस रिटर्न हुआ टारगेट का, वो अगर जो है हमारे के डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तब तो मुझे जो है राइट सब ट्री में कॉल करने की ज़रूरत है ही नहीं। राइट या लेफ्ट, यहाँ पे तो लेफ्ट होगा ना, क्योंकि राइट सब ट्री में हमें टारगेट नोड मिला, तो लेफ्ट में कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब लेफ्ट में जाओगे तो ये डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, 2 + 1
3 हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे अब राइट में कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपली चेक कर लूँ कि अगर हमारा लेफ़्ट के बराबर है, तब मैं क्या करूँगा, आंसर वेक्टर में स्टोर कर लूँगा रूट की वैल्यू और रिटर्न कर दूंगा -1। इसका मतलब हमें फर्दर एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मुझे क्या करना होगा, उसके अगर लेफ़्ट में मिलता है तो राइट में कॉल करूँगा, राइट में मिलता है तो लेफ़्ट में कॉल करूँगा। तो फिर मैं क्या करूँगा ना, अब यहाँ पे राइट के लिए कॉल करूँगा स्टोरर फंक्शन को, और यहाँ पे मैं डिस्टेंस कैसे रिड्यूस करूँगा, जो हमारा ये टारगेट तो कॉल ये सॉरी स्टोरर हमारा 2 पैरामीटर ले रहा है, एक तो रूट और दूसरा डिस्टेंस के। अब इस के डिस्टेंस को हमें जो है रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, के माइनस जो भी हमें लेफ़्ट वैल्यू मिली थी और +1 किस लिए, वो जो भी नोड होगा ना, जैसे इस एग्जांपल में 5 नोड है, सॉरी इस एग्जांपल में जब 7 जो है ये 1 डिस्टेंस रिटर्न कर रहा है 2 को, क्योंकि हमारे लेफ्ट सब ट्री में हमें टारगेट मिल गया था। तो अब हम क्या करेंगे ना कि ये जो लेफ्ट सब ट्री से जो टारगेट का डिस्टेंस मिला उसमें ये नोड 2 भी तो कंट्रीब्यूशन करेगा। तो इसीलिए ना मैं के में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसको, और फिर जो है राइट सब ट्री के लिए कॉल करूँगा। और अब मुझे रिटर्न क्या करना होगा, लेफ्ट+1 किस लिए, क्योंकि अब इस 2 नोड से राइट पे तो मुझे मिल गया, लेकिन इसके ऊपर भी तो हमें जो है 2 डिस्टेंस पे नोड्स मिल सकते हैं, जैसे 7 से 2 डिस्टेंस पे इसके ऊपर भी मिल सकते हैं। तो क्या हुआ, जो लेफ्ट से जो वैल्यू आई थी, मतलब जो भी नोड का डिस्टेंस आया था, उसमें इस नोड खुद को इन्वॉल्व, इसका खुद का कंट्रीब्यूशन जो है हम लोग ऐड करके रिटर्न कर देंगे फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ मैंने लेफ्ट+1 कॉल कर दिया। अब यही चीज़ हम लोग राइट सब ट्री के लिए भी करेंगे। एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है राइट सब ट्री के लिए भी। टारगेट यहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट सब ट्री, और जहाँ जहाँ लेफ्ट है वहाँ राइट कर देंगे। और यहाँ पे अगर हमें राइट सब ट्री में हमारा टारगेट नोड मिल जाता है तो लेफ़्ट के लिए कॉल करेंगे। और अगर सपोज़ हमें लेफ़्ट सब ट्री में भी टारगेट नहीं मिलता, राइट सब ट्री में भी नहीं मिलता, नो टारगेट इन लेफ़्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री, तो ऐसे केस में हम सीधे -1 रिटर्न कर दें। अब हम क्या करेंगे, हमारा सॉल्वर फंक्शन यहाँ कॉल कर लेंगे, रूट पास कर देंगे, टारगेट पास कर देंगे और के पास कर देंगे, और यहाँ पे हमारा आंसर वेक्टर रिटर्न कर देंगे। तो हमारे दोनों टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अब सबमिट कर देते हैं इसको। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे ना कि मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, हर नोड के लिए मैं उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में तो कॉल कर ही रहा हूँ, लेकिन जब भी हमें ना कभी भी हमें हमारा टारगेट नोड मिल जाता है तो फिर क्या करें ना, जैसे जिस भी डायरेक्शन में मिला है, सपोज़ लेफ्ट सब ट्री में मुझे टारगेट नोड मिला तो कुछ डिस्टेंस रिटर्न हुई होगी यहाँ से, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस रिटर्न हुई ना मेरी, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि उस डिस्टेंस को के में से रिड्यूस करके अब राइट सब ट्री के लिए कॉल कर रहा हूँ, और ये हमारा जो स्टोरर फंक्शन है वो उसके राइट सब ट्री में कॉल कर रहा हूँ। तब इससे होगा क्या ना कि हर नोड जो है एट मैक्स 2 बार ही विजिटेड होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5 के लिए, तो 5 के लेफ्ट में हमें टारगेट नोड नहीं मिला तो ये -1 रिटर्न कर देगा। फिर 2 पे गए, सॉरी जैसे टारगेट नोड है हमारा, अगर सपोज मैंने बता दिया यहाँ पे टारगेट नोड अगर 7 है, तो फिर 7 हमारा जो टारगेट नोड अब हमें मिल गया तो ये 1 डिस्टेंस रिटर्न कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये 2 नोड के लिए हमने लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल किया था, तो फिर क्या करेंगे, के डिस्टेंस जो था उसको रिड्यूस करके अब स्टोरर फंक्शन अब इसके लिए कॉल कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं कि सपोज़ ना हमारा के यहाँ पर, अब आप मान लो कि 4 हो जाए, 4 ले लेते हैं।
तो इससे आपको बढ़िया समझ में आएगा कि अब जो है यहाँ से डिस्टेंस 1 मिला था, तो K4 माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस 1 मिला और इस नोड खुद की कंट्रीब्यूशन को भी ऐड कर दें, तो अब जो हम नया स्टोरर फंक्शन कॉल करेंगे वो टारगेट नोड 4 के लिए करेंगे, और 4 में से रिड्यूस कर दिया 2, यानी कि बचा 2। अब इस 4 नोड से ना इसके सब ट्री में 2 डिस्टेंसेस के नोड्स को हम लोग आंसर वेक्टर में स्टोर करने की कोशिश करेंगे। अब 2 डिस्टेंस पे तो कोई नोड है ही नहीं, तो ये क्या करेगा ना, अब सीधे रिटर्न हो जाएगी वैल्यू यहाँ से, मतलब यहाँ ये वॉइड फंक्शन है, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, फंक्शन डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस 1 जो है, जो यहाँ से मिला 1, फिर खुद इसको ऐड कर दिया तो 2, अभी 2 डिस्टेंस इसको यहाँ से मिला। तो अब मैं क्या करूँगा ना कि इसका जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें वापस कॉल करूँगा, यानी कि 6 के लिए मैं वापस कॉल करूँगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ भी नहीं मिला हमें, तो फिर क्या होगा ना, अब ये 5 जो है इसको 2 डिस्टेंस नीचे से मिला था, ये खुद का भी डिस्टेंस ऐड करके ऊपर भेज देगा, यानी कि 3 डिस्टेंस भेज देगा। अब ये 3 डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब क्या होगा ना कि जैसे यहाँ से मिला 1, तो ये अब ये रिटर्न करेगा 2, अब ये रिटर्न किया 3। अब ये 3 डिस्टेंस पे अब ये क्या चेक करेगा ना कि हमारे पास अब ये जो हमारा k है 4 है, और यहाँ नीचे से मिला हमें 3, तो अब ये क्या करेगा कि अब रिड्यूस डिस्टेंस जो है k माइनस 3 प्लस 1, ये नोड खुद की कंट्रीब्यूशन और जो लेफ्ट से डिस्टेंस मिला उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 4 माइनस 4 यानी कि 0। अब ये राइट सब ट्री 1 के लिए कॉल करेगा, तो देखा जाए ना तो इस टारगेट नोड से 4 डिस्टेंस पे, यानी कि 1 2 3 4 डिस्टेंस पे एक ही नोड जो है हमारे पास अवेलेबल है, तो ये आंसर वेक्टर में स्टोर हो जाएगा। तो आप ये जो बॉक्स देख सकते हो ना, आप यहाँ पे चेक करो कि एक बार तो एक्सप्लोरेशन के लिए हर नोड विजिट हो रहा है, और दूसरी बार जो है स्टोरर फंक्शन अगेन कॉल कर रहे हैं हम उसके लिए, ताकि के डिस्टेंस पे नोड मिले। तो हर नोड जो है एट मैक्स 2 बार ही कॉल होगा, तो इसका मतलब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या हो जाएगी, O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी O ऑफ n हो जाएगी वर्स्ट केस में, क्योंकि जैसे एक स्क्यू ट्री हमें मिल सकता है, जैसे वर्स्ट केस में क्या होगा ना कि कोई ट्री कुछ इस प्रकार है, एक ही डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, तो अगर हमारे पास n नोड्स हैं तो रिकर्सिव कॉल में जो है n फंक्शन कॉल स्टोर होंगे, तो इसीलिए हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे ऑफ n हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।